शिवांगी और स्नो देर तक बातें करते रहे और एक दूसरे के साथ खेलते रहे। कभी स्नो उत्साह में इधर उधर दौड़ने लगता तो कभी शिवांगी उसकी हरकतों को देखकर हंस पड़ती। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर इतनी सहज और सच्ची मुस्कान दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें जाना होगा, हमें तैयार होना है, आज जश्न है ना? यह सुनकर स्नो ने भी तुरंत सिर हिलाया और उत्साहित होकर बोला, फिर मिलेंगे दोस्त, अलविदा। यह कहकर वह दौड़ता हुआ बाहर चला गया। जाते जाते उसने दोबारा मिलने का वादा भी किया। शिवांगी कुछ क्षण वहीं खड़ी होकर उसे जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर एक हल्की और सुकून भरी मुस्कान थी। फिर वह भी महल वापस आ गई। जैसे ही वह अपने कक्ष में पहुंची, दासियां तुरंत उसे स्नान गृह में ले गईं और बड़े ध्यान से उसे स्नान करवाने लगीं। फिर उन्होंने तरह तरह की सुगंधित औषधियां और दुर्लभ जड़ी बूटियों से उसकी देखभाल की। पूरे स्नान गृह में मनमोहक सुगंध फैल गई थी। यह सब कुछ राजकुमारी को अधिक पसंद नहीं था, लेकिन शाही परंपरा के अनुसार उसे यह सब करना पड़ रहा था। कई बार वह मन ही मन सोचती थी कि इतने लंबे और जटिल नियमों की आवश्यकता ही क्या है। नहाने के बाद उसे एक विशेष इत्र लगाया गया, जिसकी सुगंध बहुत देर तक बनी रहती थी। जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि वहां एक सुंदर सा ड्रेस रखा हुआ था, वही ड्रेस जो उसने अपने जन्मदिन के लिए चुनी थी। जैसा कि डिजाइनर ने वादा किया था, यह ड्रेस आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी, न ही बहुत भारी, न ही असुविधाजनक। उसे देखकर ही समझ में आ रहा था कि उसे अत्यंत मेहनत और बारीकी से बनाया गया है। शिवांगी ने संतुष्टि भरी नजर से ड्रेस को देखा और दासियों ने उसे पहनने में सहायता की। अब उसे शीशे के सामने बैठाया गया। एक दासी उसे आभूषण पहना रही थी, दूसरी उसके बाल सजा रही थी, तीसरी उसके नाखून रंग रही थी और चौथी उसका मेकअप कर रही थी। वे सभी अपने अपने काम में माहिर थीं और बड़ी सावधानी से राजकुमारी को तैयार कर रही थीं। कुछ ही समय में उन्होंने शिवांगी को पूरी तरह तैयार कर दिया। सब कुछ समाप्त होने के बाद सभी ने जब राजकुमारी की ओर देखा तो वे देखती ही रह गईं। आज राजकुमारी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। शिवांगी ने नीले और सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी, जिस पर छोटे छोटे लाल रंग के हीरे जड़े थे। जब रोशनी उन हीरों पर पड़ती तो वे बेहद खूबसूरती से चमक उठते। यह ड्रेस उसके बालों और आंखों से पूरी तरह मेल खा रही थी, जिससे उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। उसके लंबे बाल खुले रखे गए थे, लेकिन इतनी खूबसूरती से सजाए गए थे कि वे यहाँ वहां बिखरे नहीं। गले में एक चमचमाता हार, पैरों में हाथ से बनी हुई सुंदर जूतियां, आंखों में गहरा काजल और होठों पर हल्की गुलाबी लाली। आज वह सचमुच किसी परी जैसी प्रतीत हो रही थी। शिवांगी ने खुद को शीशे में देखा और संतुष्टि से मुस्कुराई। तभी नीला और नानी भी वहां आ गईं। उन्होंने जैसे ही राजकुमारी को देखा, उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने तुरंत उसकी नजर उतार ली और जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उसे तोहफे दिए। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए तोहफे ले लिए और उन्हें अपने बिस्तर के पास रखते हुए कहा, जब हम वापस आएंगे तो सबसे पहले इन्हें खोलेंगे। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंस पड़े। शिवांगी भी हल्की सी मुस्कुरा दी। दूसरी ओर महाराज भी तैयार हो चुके थे। उन्होंने अपनी भव्य राजसी पोशाक धारण कर ली थी। संयोगवश उनकी पोशाक का रंग भी शिवांगी की पोशाक से मेल खा रहा था, मानो बिना किसी योजना के भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हों। महाराज बार बार दरवाजे की ओर देख रहे थे। हर बार की तरह उन्हें अपेक्षा थी कि शिवांगी इस बार भी उन्हीं के साथ पार्टी में प्रवेश करेगी, लेकिन उनकी पिछली बातचीत को याद करके उन्हें संदेह हो रहा था कि शिवांगी इस बार उनके साथ आएगी भी या नहीं। उनके मन में एक अनजानी घबराहट थी। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी उनसे और दूर हो जाए। यादव जी ने धीरे से कहा, महाराज, अगर राजकुमारी स्वयं नहीं आती तो आप तो उनके पास जा सकते हैं, है ना? महाराज ने यह सुनकर हल्के से सिर हिलाया। उनकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की चमक वापस लौट आई। फिर वे शिवांगी से मिलने के लिए उसके महल की ओर निकल पड़े। महल में जब महाराज शिवांगी के महल पहुंचे तो दासियों और सेवकों ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। नौकरों ने तुरंत शिवांगी को महाराज के आगमन की सूचना दी।
महाराज नीचे हॉल में बैठे थे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और नहीं था। उनकी नजर बार बार सीढ़ियों की ओर जा रही थी। तभी उनकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी, जहां उनकी प्रिय राजकुमारी धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसकी चाल शांत और शाही थी। उसकी पोशाक रोशनी में हल्के हल्के चमक रही थी। उसके खुले बाल उसके कंधों पर सुंदरता से बिखरे हुए थे। महाराज ने जैसे ही उसे देखा, उनके हृदय में हलचल मच गई। एक क्षण के लिए उनकी सांसें मानो थम सी गईं। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि सरस्वती देवी स्वयं सीढ़ियों से उतरकर उनकी ओर आ रही हैं। उनकी आंखों में अचानक पुरानी यादें तैरने लगीं। उन्हें सरस्वती देवी की मुस्कान, उनकी चाल और उनकी उपस्थिति सब याद आने लगा। महाराज अपनी बेटी को अपलक निहारते हुए मन ही मन कहने लगे, तुम सच में सरस्वती की छवि हो। हूँ। राजकुमारी नीचे आई और महाराज के सामने आदर पूर्वक प्रणाम किया। महाराज ने उसे पास आने का संकेत किया। शिवांगी धीरे धीरे उनके पास गई। महाराज उसे एकटक देख रहे थे, जैसे उनके मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही हों, जैसे वर्षों से दबे हुए अनगिनत शब्द आज बाहर आना चाह रहे हों, लेकिन वे उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं कर सके। उनकी आंखों में स्नेह, पछतावा और अपनापन तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। कुछ क्षणों तक उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी बेटी को देखा। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक लॉकेट निकाला। यह लॉकेट साधारण नहीं था। उसमें 2 सुंदर रत्न जड़े थे, एक लाल और एक नीला। दोनों रत्न आपस में इतने सुंदर ढंग से जुड़े हुए थे, जैसे वे एक दूसरे को पूरा कर रहे हों, मानो वे अलग अलग होकर भी अधूरे हों और साथ आकर संपूर्ण बन जाते हों। लॉकेट आकार में छोटा था, लेकिन उसकी सुंदरता अत्यंत अनोखी थी। उसकी सतह पर महीन नक्काशी की गई थी और हल्की रोशनी पड़ते ही वह बेहद खूबसूरत ढंग से चमक उठता था। महाराज ने वह लॉकेट शिवांगी की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारे जन्मदिन का पहला उपहार है। शिवांगी ने एक बार लॉकेट को ध्यान से देखा, फिर आदर पूर्वक उसे स्वीकार करते हुए कहा, धन्यवाद महाराज, हम इसे अवश्य संभाल कर रखेंगे। महाराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने तुरंत कहा, रखने की जरूरत नहीं, अभी पहन लीजिए। यह सुनकर शिवांगी उनकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में कुछ क्षणों के लिए आश्चर्य दिखाई दिया, लेकिन उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उसने चुपचाप लॉकेट पहनने की कोशिश की, लेकिन उसके लंबे और सजे हुए बालों की वजह से वह उसे ठीक से पहन नहीं पा रही थी। नीला उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उससे पहले ही महाराज ने तुरंत कहा, हम मदद कर देते हैं। और शिवांगी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही उन्होंने अपने हाथों से लॉकेट उसके गले में पहना दिया। उनकी उंगलियां बहुत सावधानी से उसके बालों को एक ओर कर रही थीं, मानो वे किसी बेहद अनमोल चीज को संभाल रहे हों। उस क्षण हॉल में खड़े कुछ लोगों के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्होंने वर्षों बाद महाराज के इस रूप को देखा था। लॉकेट को शिवांगी के गले में चमकते देख महाराज बेहद प्रसन्न हुए। उनकी आंखों में संतोष स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। शिवांगी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और धीरे से कहा, धन्यवाद महाराज। कुछ पल के लिए दोनों के बीच एक अजीब सी शांति छा गई, ऐसी शांति जिसमें शब्द नहीं थे, लेकिन भावनाएं बहुत थीं। तभी यादव जी पीछे से आए और आदर पूर्वक बोले, क्षमा करें महाराज, परंतु अब पार्टी में जाने का समय हो गया है। सभी मेहमान आ चुके हैं और आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर शिवांगी ने सहजता से कहा, ठीक है, हम नीला और नानी के साथ आ जाते हैं। लेकिन महाराज तुरंत बोले, आप उनके साथ नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ पार्टी में प्रवेश करेंगी। उनकी आवाज में आदेश भी था और अपनापन भी। यह सुनकर वहां उपस्थित कुछ लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। बिना कोई और प्रतिवाद किए महाराज ने शिवांगी का हाथ थाम लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगे। शिवांगी एक तक महाराज के हाथ को देखती रही। वर्षों से उसने इस स्पर्श की कल्पना की थी। वर्षों से उसने अपने पिता के स्नेह की इच्छा की थी। वर्षों से वह इसी एक पल के लिए तड़पी थी। उनके इस बदले हुए स्वरूप को देखकर वह हैरान थी, लेकिन यही तो वह चीज थी जिसकी वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। इसीलिए वह इतनी डरती थी, इसी के लिए उसने वर्षों तक तड़प महसूस की थी।
इसी के लिए उसने अनगिनत रातें अकेले बिताई थीं। लेकिन अब जब यह सब उसे मिल रहा था, तभी उसे इन सब से बहुत दूर जाना था। यह सोचते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसका हृदय भारी होने लगा, मानो नियति उसके साथ कोई क्रूर खेल खेल रही हो। लेकिन उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को छिपा लिया। उसने गहरी सांस ली, अपने चेहरे को सामान्य बनाया और फिर महाराज के साथ आगे बढ़ गई। दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन दोनों के मन में अलग अलग तूफान चल रहे थे। एक और एक पिता था जो अपनी खोई हुई बेटी को वापस पाना चाहता था, और दूसरी ओर एक बेटी थी जिसे वह सब मिल रहा था जिसकी उसने हमेशा कामना की थी, लेकिन शायद बहुत देर से और शायद बहुत कम समय के लिए। क्या शिवांगी अब भी महाराज से दूर जाने का फैसला करेगी? क्या इस बदले हुए रिश्ते के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है? क्या यह सिर्फ एक शुरुआत थी या आने वाले समय में कुछ और बड़ा होने वाला था? जानने के लिए अभी पढ़िए अगला चैप्टर।